आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी नाइट शिफ्ट इन फैक्ट्री हैज अ वर्कर के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि मुझे एक कहानीकार की जरूरत है जो मेरे लिए डरावनी कहानियां लिख सके। अगर कोई कहानियां बनाने में सक्षम है तो वह मुझसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों, आज और कल मैं इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन रहूंगा। अगर किसी को मेरे साथ काम करना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे साथ केरल के एक ऐसे कारखाने में घटी थी जिसे अंधेरे कोनों और अजीब परछाइयों वाला माना जाता था। मैं वहां नया था, हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिला था। पेमेंट अच्छा था, रहने की जगह भी मिली हुई थी, मगर जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि रात की शिफ्ट कुछ ज्यादा ही खौफनाक है। पहली रात से ही चीजें अजीब थीं। मशीनों की आवाजें दिन से अलग लगती थीं, मानो वो आपस में बात कर रही हों। हवा में एक लगातार सी गीली मिट्टी की गंध थी जो नाक में चुभती थी। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि कभी कभी अचानक से रोशनी चली जाती थी और पूरे कारखाने में सिर्फ मशीनों की धीमी धड़कन रह जाती थी। अंधेरे में दूर से आती हुई खटपट की आवाजें भी सुनाई देती थीं, जो कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती थीं। कुछ दिनों बाद एक बूढ़े चौकीदार से मेरी बातचीत हुई। वो कारखाने में सबसे ज्यादा समय से काम करने वाला शख्स था। मैंने उसे रात की अजीब आवाजों के बारे में बताया। वो एक लंबा सांस लेकर बोला, बेटा, ये कारखाना पुराना है, यहां बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में बातें नहीं होती। मैंने उससे और पूछने की कोशिश की, मगर वो बस इतना ही कह पाया कि कुछ चीजें बेहतर होती हैं जिन्हें अनदेखा कर दिया जाए। उसके जाने के बाद मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने फैसला किया कि खुद ही इन अजीब घटनाओं की तह तक जाऊंगा। एक रात जब फिर से रोशनी चली गई, मैंने घबराने के बजाय मौके का फायदा उठाया। मेरे पास एक छोटी सी टॉर्च थी। मैंने उसे जलाया और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ जाने लगा जो कारखाने के एक सुदूर कोने से आ रही थी। कोने में एक बड़ा सा स्टोर रूम था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, मानो किसी ने उसे जल्दी में बंद न किया हो। मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे के अंदर डाली। वहां अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मुझे लगा कि कुछ हिल रहा है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा भयानक था। धूल से ढकी हुई पुरानी मशीनें हर तरफ पड़ी थीं। जमीन पर टूटी फूटी चीजें बिखरी हुई थीं। हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध था। तभी अचानक से एक चीख सुनाई दी। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी जख्मी जानवर जैसी थी। चीख के साथ ही कुछ मेरी तरफ झपटा। मैं डर के मारे चीख उठा और पीछे हट गया। टॉर्च की रोशनी उस चीज पर पड़ी। वो एकदम काला था, मानो रात का एक टुकड़ा हो। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके दांत बड़े और नुकीले थे। वो दहाड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैं घबराकर पीछे भागा। पूरे कारखाने में दौड़ लगा दी। वो चीज लगातार मेरा पीछा कर रही थी। हर कोने से आने वाली खटपट की आवाजें अब और भी तेज हो गई थीं। मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। अचानक से मुझे याद आया कि बाहर निकलने का रास्ता कहां है। मैंने आखिरी जोर लगाकर दौड़ लगाई और बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से पटक दिया और अंदर से उसे ताला लगा दिया। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। पूरे बदन में पसीना आ गया था और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। कुछ देर बाद मैं थोड़ा शांत हुआ और सोचा कि जो कुछ हुआ, क्या वो सपना था। तभी मेरी जेब से कुछ गिरा। यह टूटा हुआ धातु का टुकड़ा था जो स्टोर रूम से गिरा होगा। इसे छूते ही एक खौफनाक ठंडक मेरे हाथों में फैल गई। सुबह होते ही मैं सीधे चौकीदार के पास गया। मैंने उसे रात में देखे गए जीव के बारे में बताया और उसे धातु का टुकड़ा भी दिखाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा,
ये नाग कालीन का टुकड़ा है। ये वो चीज है जिसे वे लोग सालों पहले इस कारखाने में दबा कर गए थे। मैंने उससे समझाने के लिए कहा। तब उसने मुझे कारखाने के भयानक अतीत के बारे में बताया। सालों पहले इस जमीन पर एक प्राचीन मंदिर था जो नाग देवता को समर्पित था। जब कारखाना बनाने का फैसला हुआ तो मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि मंदिर को नष्ट करना बुरा है, लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी। कहते हैं मंदिर को ध्वस्त करते समय पुजारियों ने एक भयंकर शाप दिया। उन्होंने कहा कि यह भूमि कभी भी शांत नहीं रहेगी और जो लोग इसे अपवित्र करेंगे उन्हें उनके बुरे कर्मों का दंड भुगतना होगा। शायद वो काला जीव उसी शाप का नतीजा था। चौकीदार ने मुझे चेतावनी दी कि मैं रात की शिफ्ट में वापस न जाऊं, लेकिन कंपनी छोड़ना आसान नहीं था। मेरे पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं वापस उस स्टोर रूम में जाना भी नहीं चाहता था। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। फिर एक रात बिजली फिर से चली गई। इस बार मैंने दौड़ नहीं लगाई। इसके बजाय मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाकर कारखाने की तलाशी लेने का फैसला किया। मैं यह जानना चाहता था कि क्या वो स्टोर रूम सचमुच बुराई का अड्डा था। दूर से मुझे रोशनी की एक झलक दिखाई दी। ये स्टोर रूम से आ रही थी। मैं डरता हुआ वहां गया। दरवाजा खुला था। मैंने अंदर झांकने की हिम्मत जुटाई। अंदर एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वह किसी चीज के सामने झुक रहा था। मैंने उसे आवाज लगाई। आदमी चौंक गया और पलटा। मेरा मुंह खुला रह गया। वो शख्स कंपनी का मैनेजर था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल थीं। आप यहां क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। मैनेजर ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराता रहा। तभी उसने धीरे से अपनी पीठ के पीछे से कुछ निकाला। यह एक नाग की मूर्ति थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई। मैंने उस पर चीख कर कहा, यह क्या है? आप क्या कर रहे हैं? मेरी चीख सुनकर वो चौंक गया। उसने मूर्ति को जमीन पर गिरा दिया और मेरी तरफ दौड़ा। मैं भागने लगा, लेकिन वो जल्दी से मुझे पकड़ लिया। तुमने बहुत ज्यादा देख लिया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसों से एक सड़ा हुआ सा गंध आ रही थी। मुझे लगा कि वो मुझ पर हमला करने ही वाला है। तभी अचानक से रोशनी वापस आ गई। मैनेजर चौंक गया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने फिर से उस अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और धीरे से स्टोर रूम से बाहर घबराहट के मारे में हिल नहीं पा रहा था। मैनेजर के अचानक बदलाव और उस नाग की मूर्ति ने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। कुछ देर बाद मैं किसी तरह संभल पाया और स्टोर रूम के अंदर गया। जमीन पर गिरी हुई नाग की मूर्ति बेहद खौफनाक थी। उसके काले पत्थर से तराशे शरीर पर खोदी गई डरावनी आकृतियां और चमकती हुई लाल आंखें मेरी रूह को कंपा रही थीं। मैंने सावधानी से उसे उठाया। किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे खींचा हो, ऐसा लगा। बाहर निकलते ही मैंने स्टोर रूम का दरवाजा जोर से पटक दिया और ताला लगा दिया। ऑफिस वापस जाने के रास्ते में मेरे दिमाग में सवालों का तूफान मचा रहा था। कंपनी का मैनेजर रात के अंधेरे में इस स्टोर रूम में क्या कर रहा था? क्या वह उस प्राचीन मंदिर को नष्ट करने के पाप का प्रायश्चित कर रहा था, या फिर उस मूर्ति से किसी तरह का फायदा उठा रहा था? सुबह होते ही मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। उन्हें पूरी कहानी बताई, मैनेजर के अजीब व्यवहार और स्टोर रूम में देखी गई हर चीज के बारे में। वे सुनने में तो रुचि ले रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक संदेह था। शायद उन्हें किसी भूत प्रेत की कहानी लग रही थी। मैंने उनको नाग की मूर्ति भी दिखाई। वो उसे लेकर चले गए, ये कहते हुए कि फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। दिन भर ऑफिस में काम करते हुए भी मेरा मन बेचैन रहा। मुझे पता था कि पुलिस मेरी बातों पर पूरा यकीन नहीं कर रही है, लेकिन उनके अलावा मेरा कोई सहारा भी तो नहीं था। शाम होते ही कंपनी के कुछ कर्मचारी मेरे पास आए। उनमें से एक वो बुजुर्ग चौकीदार भी था। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन से फोन आया था। नाग की मूर्ति पर किसी तरह का काला जादू या कोई असामान्य चीज नहीं पाई गई। पुलिस ने मुझे झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए चेतावनी भी दी थी। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या वाकई मेरी ही कल्पना थी? क्या मैं पागल हो रहा था? लेकिन स्टोर रूम में देखी गई हर चीज, मैनेजर की आंखें और वो खौफनाक मुस्कान, ये सब सपना तो नहीं हो सकता था। उस रात कंपनी में रुकना असहनीय था। मैंने अपना सारा सामान समेट लिया
और कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया। चौकीदार ने मुझे रोका। उसने कहा, जाने से पहले एक बार उस पुराने मंदिर वाली जगह जरूर जाओ, शायद वहां से कोई जवाब मिल जाए। उसकी बातों से उम्मीद की एक किरण जगी। अगले दिन सुबह मैं उस वीरान जगह पर गया जहां मंदिर हुआ करता था। कुछ टूटी फूटी ईंटें और जमीन से उखड़ी हुई मूर्तियां ही बची थीं। वहां की हवा में एक अजीब सी उदासी थी। अचानक मुझे जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। उसके अंदर कुछ चमक रहा था। मैंने उसे खोदा और देखा कि वो एक छोटा सा तांबे का डिब्बा है। उस पर संस्कृत के कुछ अक्षर लिखे हुए थे। मैं उसे लेकर सीधे एक पंडित के पास गया। उन्हें डिब्बा दिखाया और पूरी कहानी बताई। पंडित जी ने गंभीरता से मेरी बात सुनी। डिब्बा खोलने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि यह एक शाप का अभिशाप था। यह डिब्बा उसी समय दबाया गया था जब मंदिर को नष्ट किया गया था। उन्होंने बताया कि इस अभिशाप को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा की जरूरत है। इसके लिए उन्हें कुछ खास सामग्री की जरूरत थी जो आसानी से नहीं मिलती थी। उनमें दुर्लभ जड़ी बूटियां, हिमालय से लाया गया केसर और 1000 दीपों का तेल शामिल था। पंडित जी ने कहा कि वे पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। निराशा के बावजूद मेरे पास उम्मीद की एक किरण जगी थी। मैंने तय किया कि पूजा करवा कर देखूं। अगले कुछ दिन पंडित जी के साथ सामग्री इकट्ठा करने में बीत गए। कंपनी छोड़ने के बाद पैसे की तंगी भी हो रही थी, लेकिन मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। इस पूजा को खुद ही पूरा करना चाहता था। पूजा के दिन कारखाने के पास वाले मैदान में एक विशाल यज्ञ तैयार किया गया। सैकड़ों दीप जल रहे थे और पंडित जी मंत्रों का जाप कर रहे थे। हवा में एक गंभीर माहौल था। एस पूजा अपने चरम पर पहुंची, अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और तेज हवा चलने लगी। लगा मानो प्रकृति ही इस पूजा का विरोध कर रही हो। पंडित जी घबराए नहीं। उन्होंने और तेजी से मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी जोर का एक धमाका हुआ और यज्ञ की आग तेज हो गई। एक लपट सीधी आकाश की ओर उठी और अजीब सी आकृतियों में बदलने लगी। ये आकृतियां भयानक थीं। वे दहाड़ रही थीं और यज्ञ की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थीं। पंडित जी ने जोर से कुछ मंत्र पढ़े और यज्ञ की आग पर कुछ हवन सामग्री डाली। आग और तेज हो गई और उन भयानक आकृतियों को धीरे धीरे जलाकर राख में बदल दिया। आखिरकार बिजली कड़कना बंद हो गई और हवा शांत हो गई। यज्ञ की आग भी धीमी पड़ गई। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने मुझे बताया कि अभिशाप का प्रभाव कम तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। कारखाने से बुराई का साया पूरी तरह से हटने में अभी भी वक्त लगेगा। उन्होंने मुझे बताया कि कारखाने के मालिकों को भी माफी मांगनी होगी और मंदिर को दोबारा बनवाना होगा, तभी असली शांति आएगी। पंडित जी की बातों से मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। कम से कम मैंने कोशिश तो की थी। अगले कुछ दिनों में कारखाने में अजीब घटनाएं कम हो गईं। रोशनी जाना बंद हो गया और खटपट की आवाजें भी सुनाई नहीं देती थीं। कंपनी के कई कर्मचारियों ने ये बदलाव महसूस किए, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ये सब किसी पूजा का नतीजा है। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद देर रात को पुलिस मेरे कमरे पर आई। वे मुझे कारखाने चलने को कह रहे थे। जाकर पता चला कि कंपनी के मैनेजर की लाश स्टोर रूम में मिली है। उसकी मौत का कारण पता नहीं चल पा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात मैंने देखी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछताछ की। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई। स्टोर रूम में देखी गई हर चीज, नाग की मूर्ति और वह पूजा। उन्हें मेरी बातें बेतुकी लगीं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। कुछ समय बाद कंपनी बंद हो गई। अखबारों में खबर छपी कि कंपनी के मालिकों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए कंपनी बंद कर दी गई है। लेकिन मुझे सच पता था, यह उस अभिशाप का असर था जो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। मैं उस शहर से चला गया। अब एक अलग जगह पर रहता हूं और एक नई नौकरी कर रहा हूं। सालों बीत चुके हैं, लेकिन केरल का वह कारखाना और उसके भयानक रहस्य मेरे दिमाग से कभी नहीं मिटे। खासकर मैनेजर की लाश का दृश्य, उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा और चेहरे पर जमी वह अजीब मुस्कान, ये सब मुझे आज भी रातों को नींद नहीं आने देते। एक रात गहरी नींद में मुझे एक सपना आया। सपने में मैं फिर से उस कारखाने में था।
सब कुछ वैसा ही था, जर्जर मशीनें, टूटी फूटी खिड़कियां और वह खौफनाक अंधेरा। मैं किसी अदृश्य शक्ति से खींचा हुआ स्टोर रूम की तरफ जा रहा था। दरवाजा खुला था। अंदर जाने से पहले मैंने झांक कर देखा। स्टोर रूम के बीचों बीच एक वेदी बनाई गई थी। उस पर नाग की वही मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन इस बार उसके नुकीले दांतों के बीच एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर जड़ा हुआ था। अचानक वह पत्थर चमकने लगा और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। तूने मेरा अभिशाप कमजोर कर दिया है, आवाज गरज उठी, लेकिन तू मुझे रोक नहीं सकता। मेरा बदला पूरा होगा। अवाक मैं स्टोर रूम के अंदर चला गया। वेदी के पास ही खड़े थे कंपनी के पूर्व मालिक। उनके चेहरे पर एक विक्षिप्त हंसी थी। आप? मैं हकलाते हुए बोला, आप ये सब कर रहे थे? पूर्व मालिक ने धीमे स्वर में कहा, हां, मैंने ही मंदिर को नष्ट किया था। मैंने ही पुजारियों के शाप को मिटाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था, लेकिन वो अभिशाप मुझ पर ही पलट गया। नाग देवता का गुस्सा भयानक है। उन्होंने आगे कहा, मैनेजर को मैंने ही मारा था। वो उस नाग मणि को चुराना चाहता था जिससे मुझे शक्ति मिलती थी, लेकिन वो शक्ति ही मेरा विनाश बनी। पूर्व मालिक की आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उसी समय नाग की मूर्ति तेज रोशनी से भर गई और कमरा अंधकारमय हो गया। मैं चीख उठा और नींद से जाग गया। पूरे बदन में पसीना आ रहा था और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। यह सपना या फिर कोई भविष्यवाणी थी? क्या अभिशाप का असर अभी भी बना हुआ था? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। कुछ दिनों बाद एक खबर ने मुझे स्तब्ध कर दिया। अखबारों में छपा था कि उस बंद पड़े कारखाने में आग लग गई है। दमकल विभाग के कई घंटों की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि आसपास के इलाकों को भी खाली कराना पड़ा। कुछ देर बाद एक और खबर आई। आग में फंसकर कई लोगों की मौत हो गई है। उनमें से एक नाम पढ़कर मेरी सांसें थम गईं। वह बुजुर्ग चौकीदार जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था। शोक से व्याकुल होकर मैं उस शहर वापस जाने का फैसला किया। अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था। रास्ते भर मेरे दिमाग में ख्याल आता रहा कि क्या यह सब उस अभिशाप का ही असर था? क्या नाग देवता का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था? शहर पहुंचकर मैं सीधे चौकीदार के घर गया। उसकी पत्नी दुख से टूट चुकी थी। उनके बिलखते हुए स्वरों ने मेरे दिल को चीर दिया। वह कारखाने में कुछ सामान लेने गया था। केरल की उमस भरी रातों में पत्तों की सरसराहट भी खौफनाक लगती है। ऐसे में कोल्लम के दूर इलाके में स्थित उस रबर फैक्ट्री की रात की पारी और भी खौफनाक थी। 3 हफ्ते हो गए थे। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। फैक्ट्री का माहौल हमेशा से अजीब सा रहा है। हवा में हमेशा रबर की वो तीखी गंध खुली रहती थी जो दिमाग को सुन्न कर देती थी। आज की रात वो गंध और भी तेज थी। मेरी आंखें थक चुकी थीं, पलकें लड़ रही थीं। तभी अचानक फैक्ट्री की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ दूर से आती हुई समुद्र की लहरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। घबराहट के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाया। उसकी रोशनी कमजोर थी, लेकिन यह काफी थी कि मैं अपने आसपास देख सकूं। मशीनों के विशाल ढांचे अंधेरे में राक्षसों जैसे लग रहे थे। फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से में जाने के लिए सीढ़ियां थीं। मुझे हर घंटे वहां जाकर बॉयलर का जायजा लेना था। पैरों को घसीटते हुए मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। बॉयलर रूम तक पहुंचने पर मैंने देखा कि बॉयलर तो ठीक से जल रहा था, लेकिन वहां का तापमान हमेशा से ज्यादा था। पसीना मेरी पीठ पर छलक आया। तभी मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। कोने में रखे हुए पुराने रबर के ढेर के पास एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने सफेद फ्रॉक पहनी थी और उसके गीले बाल चेहरे से चिपके हुए थे। वो मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बड़ी और काली थीं। कौन है? कौन है? मैंने डरते हुए आवाज लगाई, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली। वो बस मुझे घूरती रही। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में जमे हुए थे। तभी वो लड़की धीरे धीरे हिलने लगी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी।
हर कदम के साथ उसकी फ्रॉक लंबी होती जा रही थी, जैसे वो रबर से बनी हो। घबराहट के मारे मेरी चीख निकल गई। मैंने अपनी टॉर्च को सीधे उस पर फोकस किया। रोशनी पड़ते ही वो लड़की चीखी। उसकी चीख रबर फटने जैसी खौफनाक थी। उस चीख के साथ ही बिजली आ गई। मैंने तुरंत बॉयलर रूम से बाहर भागकर सीढ़ियां उतारी। मशीन रूम पहुंचते ही मेरी सांसें फूल रही थीं। कुछ पल बाद फैक्ट्री के मैनेजर शंकरन नायर आए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो मेरी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे। थकान की वजह से तुम्हें भ्रम हो गया होगा सुरेश। थकान की वजह से तुम्हें भ्रम हो गया होगा सुरेश, उन्होंने कहा। लेकिन वो रबर की गंध, वो लड़की की खौफनाक आंखें, ये सब भ्रम नहीं हो सकता था। उस रात के बाद फैक्ट्री में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। कभी कोई उपकरण खुद ब खुद चालू हो जाता, तो कभी उस रात के बाद फैक्ट्री में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। कभी कोई उपकरण खुद ब खुद चालू हो जाता, तो कभी अचानक से तेज आवाजें गूंजने लगती। साथ ही रबर की गंध और तेज हो गई थी। ये गंध अब इतनी तेज थी कि वो हर चीज में समा चुकी थी, खाने में, पीने में, यहां तक कि हवा में भी। शंकरन नायर ने मशीनों की जांच करवाई, लेकिन कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। मजदूरों में भी बेचैनी बढ़ने लगी। कईयों ने छुट्टी ले ली। मैं भी डर के मारे फैक्ट्री छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। घर चलाने के लिए ये नौकरी ही मेरा सहारा थी। एक रात जब मैं फिर से बॉयलर रूम जा रहा था, तो सीढ़ियों पर मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो फैक्ट्री का सबसे पुराना कर्मचारी था। सब उसे मातनन कहते थे। सुरेश डरा हुआ लग रहा है, सुरेश डरा हुआ लग रहा है, माथनन ने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसे सारी बात बताई। वो शांत भाव से मेरी बातें सुनता रहा। ये फैक्ट्री हमेशा से अजीब रही है, ये फैक्ट्री हमेशा से अजीब रही है, उसने बताया। बहुत साल पहले यहां एक छोटी बच्ची मशीन में फंस गई थी। उसकी मौत हो गई थी। उसकी बातें सुनकर मेरा खून जम गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है, माथनन ने आगे कहा। ये बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। क्या वो लड़की वाकई में रबर की बनी थी? क्या वो उसी बच्ची की आत्मा थी? कुछ दिनों बाद फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ। एक मजदूर रात की पाली में मशीन में फंस गया। उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद फैक्ट्री में अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं। अब रात में अक्सर चीखें सुनाई देती। मशीनें अजीब से हरकतें करने लगतीं। हर तरफ रबर की गंध इतनी तेज हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। एक रात मैं मशीन रूम में अकेला था। तभी अचानक सारी लाइटें चली गईं। घना अंधेरा छा गया। मेरी टॉर्च भी खराब हो चुकी थी। अंधेरे में तड़पते हुए मैंने किसी के छूने का एहसास किया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। तभी मैंने सुना, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। एक ठंडा हाथ मेरा गला दबाने लगा। मैं दम घुटने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। शंकरन नायर मेरे बगल में खड़े थे। उन्होंने बताया कि मशीन रूम में बेहोश पाया गया था। मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन वो मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। तुम्हें बहुत ज्यादा तनाव हो गया है सुरेश, तुम्हें बहुत ज्यादा तनाव हो गया है सुरेश, उन्होंने कहा। कुछ दिन आराम करो, फिर वापस आ जाना। लेकिन मैं उस फैक्ट्री में वापस नहीं जा सकता था। वो जगह अब मेरे लिए किसी भुतहा कोठरी से कम नहीं थी। मैंने फैक्ट्री छोड़ दी और दूसरी जगह नौकरी ढूंढ ली। लेकिन वो रातें, वो चीखें, वो रबर की गंध, ये सब मेरे दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही। हफ्तों बीत गए, लेकिन कोल्लम की उमस भरी हवा में भी मुझे उस रबर की गंध का भ्रम होता रहता। वो आवाजें, वो छूने का एहसास, सब कुछ मेरे दिमाग में ताजा था। नई नौकरी में भी मैं ठीक से ध्यान नहीं लगा पा रहा था। एक रात अचानक मुझे माथनन की बातें याद आईं। उसने बताया था कि उस बच्ची की आत्मा भटक रही है। क्या उस आत्मा को शांति दिलाने से ही ये सब खत्म होगा? मैंने माथनन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो फैक्ट्री से रिटायर हो चुका है और किसी गांव में रहता है। काफी मशक्कत के बाद मुझे उसका पता मिला। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मैं माथनन के गांव पहुंचा। उसे एक छोटे से झोंपड़े में पाया। वो बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, लेकिन मुझे पहचानते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने उसे फैक्ट्री में हुए हादसों और अपनी परेशानियों के बारे में बताया।
माथनन ने मेरी बातें शांत भाव से सुनी। मैंने तुम्हें बताया था सुरेश, तुम्हें बताया था सुरेश, उसने कहा। उस बच्ची की आत्मा को शांति चाहिए। उसने मुझे बताया कि उस बच्ची का नाम लक्ष्मी था। उसके माता पिता भी फैक्ट्री में काम करते थे। एक हादसे में लक्ष्मी मशीन में फंस गई थी। फैक्ट्री मालिकों ने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी, बस इतना कहा था कि लक्ष्मी अपने परिवार के साथ कहीं चली गई है। लक्ष्मी को मोक्ष चाहिए, लक्ष्मी को मोक्ष चाहिए, माथनन ने कहा। उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। उसने मुझे एक स्थानीय पुजारी के बारे में बताया जो ऐसी चीजों में माहिर था। मैंने उस पुजारी से मुलाकात की। उसने मुझे बताया कि लक्ष्मी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पूजा के लिए कुछ खास सामग्री की जरूरत थी। उनमें से एक था लक्ष्मी की कोई चीज जो उस फैक्ट्री में ही मिल सकती थी। मेरे सामने बहुत बड़ा फैसला था। क्या मैं उस भयानक जगह पर वापस जाऊं? लेकिन लक्ष्मी की आत्मा को शांति दिलाने और उस फैक्ट्री में हो रहे हादसे रोकने के लिए यह जरूरी था। मैंने माथनन को बताया कि मैं वापस फैक्ट्री जाऊंगा। वो थोड़ा घबराया, लेकिन मेरा हौसला बढ़ाया। फिर से कोल्लम पहुंचकर मैं फैक्ट्री के गेट पर खड़ा था। रबर की गंध पहले से भी ज्यादा तेज थी। फैक्ट्री के अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। शंकरन नायर को बताना पड़ा कि मैं कुछ सामान लेने आया हूं। उन्हें मेरी बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। मैं लक्ष्मी के लिए क्या ले जाऊं, ये सोचते हुए मैं मशीन रूम की तरफ गया। वहां का माहौल और भी ज्यादा भयानक था। हर कोने से मुझे खतरा महसूस हो रहा था। अचानक मुझे एक कोने में कुछ सफेद कपड़ा दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वो एक छोटा सा फ्रॉक था। ये वही फ्रॉक था जो मैंने उस रात उस लड़की पर देखा था। उस फ्रॉक को उठाते ही मुझे बहुत ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फ्रॉक को अपने थैले में रखकर मैं जल्दी से फैक्ट्री से बाहर निकल आया। मैं सीधे पुजारी के पास गया और फ्रॉक उसे दिखाया। उसने फ्रॉक को मंत्रों हफ्तों बाद पूजा का दिन आ गया। गांव के मंदिर में एक अलग कोना सजाया गया था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी, जो रबर की उस घिनौनी गंध को थोड़ा कम कर रही थी। पुजारी मंत्रों का जाप कर रहा था। उसकी आवाज तेज और गंभीर थी। मैंने अपने हाथों में लक्ष्मी का फ्रॉक कसकर पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे फ्रॉक का वजन बढ़ गया हो, मानो कोई अदृश्य बल उसे नीचे की तरफ खींच रहा हो। पूजा के दौरान हवा में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मोमबत्तियां बुझने लगीं और मंदिर का तापमान तेजी से गिरने लगा। पुजारी की मंत्रों की आवाज दहशत में बदल गई। आ रही है, आ रही है, वह फुसफुसाया। अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से पटक दिया गया। हवा में एक चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। मैंने आंखें खोली तो देखा सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी। वह एक छोटी लड़की थी, लेकिन उसका शरीर रबर से बना हुआ लग रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, सिवाय एक काले धब्बे के जो लगातार हिल रहा था। उसकी त्वचा से रबर की तीखी गंध आ रही थी। मेरा सामान वापस करो, मेरा सामान वापस करो। उसकी आवाज कर्कश और बेजान थी, मानो किसी खराब रिकॉर्ड प्लेयर से निकल रही हो। मैं डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। पुजारी ने हकलाते हुए मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। उस भयानक लड़की ने मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। हवा में बिजली कड़कने लगी और मंदिर में अंधेरा छा गया। अचानक मेरे हाथों में जोर का झटका लगा। लक्ष्मी का फ्रॉक गायब हो गया था। उसी पल हवा में ठंडक और तनाव कम हो गया, मानो कोई भयानक तूफान गुजर गया हो। कुछ देर बाद बिजली वापस आई। जब मैंने आंखें खोली तो मंदिर में सिर्फ पुजारी ही दिखाई दे रहा था। वह चली गई, वो चली गई। पुजारी ने थका हुआ सांस लेते हुए कहा, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। उसने मुझे बताया कि लक्ष्मी की आत्मा को सही मायने में शांति तभी मिलेगी जब फैक्ट्री में हुए हादसे के लिए माफी मांगी जाए और लक्ष्मी के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। मैंने फैक्ट्री मालिकों से संपर्क करने का फैसला किया। उनसे मिलना आसान नहीं था। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। लक्ष्मी के हादसे से भी उन्होंने इनकार कर दिया। मैं निराश हो चुका था। क्या लक्ष्मी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी? कुछ दिनों बाद अचानक फैक्ट्री में आग लग गई।
आग इतनी तेजी से फैली कि कोई भी कुछ नहीं कर सका। आग में पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। खबरों में बताया गया कि फैक्ट्री में गैस रिसाव की वजह से आग लगी थी, लेकिन मुझे पता था कि यह कोई हादसा नहीं था। लक्ष्मी का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा था। फैक्ट्री के जलने के बाद से रबर की गंध गायब हो गई। कोल्लम की उमस भरी रातों में अब सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज ही सुनाई दे हफ्तों बीत गए। कोल्लम की उमस भरी रातों में अब सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज ही सुनाई देती थी, पर रबर की वो घिनौनी गंध मेरे सपनों में घुसपैठ करती रही। फैक्ट्री के जलने के बाद भी लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिली थी, ये यकीन करना मुश्किल था। एक रात गहरी नींद से मेरा चौंका उठना हुआ। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांद की धुंधली रोशनी आ रही थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो कोई कानाफूसी कर रहा हो। कुछ देर में मैंने कमरे के कोने में एक हरकत देखी। मेरी सांसें थम गईं। वहां एक लंबा काला साया खड़ा था। धीरे धीरे वह साया सामने आया। वह लड़की थी, लेकिन पहले वाली लक्ष्मी से काफी अलग। इस लड़की के बाल लटके हुए थे, उसकी आंखें खाली थीं और उसकी त्वचा जली हुई लग रही थी। वो अब रबर से नहीं बनी थी, बल्कि जल चुके प्लास्टिक जैसी लग रही थी। तुमने मेरा घर जला दिया, तुमने मेरा घर जला दिया। उसकी आवाज फटी हुई थी, जैसे किसी टूटे रेडियो से निकल रही हो। मैं घबराकर बोल पाया, लेकिन फैक्ट्री। उसने मेरी बात काट दी। वो मेरा घर भी था, वो मेरा घर भी था। उसने कहा, तुमने मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ जला दिया। उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा, मानो मोमबत्ती की गर्मी से टपक रहा हो। हवा में जलते प्लास्टिक की बदबू भर गई। अब तुम अकेले हो, अब तुम अकेला हो, उसने कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद मेरी जिंदगी एक सजा बन गई। हर रात लक्ष्मी का जलता हुआ भूत आता, मुझे ताने देता। कभी कभी रबर की गंध भी आती। शायद ये मेरा दिमाग का भ्रम था या फिर कुछ और। धीरे धीरे मैं कमजोर होता जा रहा था। मेरा काम छूट गया, दोस्त दूर हो गए। मैं एक टूटे हुए खिलौने जैसा हो गया था, जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता था। एक रात मैं सड़क पर अकेला घूम रहा था। बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी। अचानक मुझे एक परिचित आवाज सुनाई दी, सुरेश, सुरेश। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर से वही आवाज, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे चारों ओर घुमाया। एक टूटे हुए भवन के पीछे मैंने एक सफेद फ्रॉक को हिलते हुए देखा। धीरे धीरे वहां गया। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने देखा कि वो वही छोटी लक्ष्मी थी जो पहले रबर से बनी थी, लेकिन अब वो पहले से काफी अलग दिख रही थी। उसका फ्रॉक जला हुआ था, उसका चेहरा मैला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसका हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन मेरा जोर नहीं चला। उसने मुझे खींचकर उस टूटे हुए भवन के अंदर ले गई। अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। दीवारें काली थीं, हवा में एक सड़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।